Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. सबसे पहले रिलायंस को एक बार नज़र डालते हैं, किस तरह लग रहा है ये अर्निंग्स का इम्पैक्ट, अगर थोड़े थोड़े आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक सब पे अगर आपकी थोड़ी राय ले तो। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, रिजल्ट सीजन तो स्टार्ट हुआ तो वीक था, लेकिन जो ये रिजल्ट आए रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, वो ठीक ठाक थे। रिलायंस ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मेंस नहीं दिया है, लेकिन ओके ओके टाइप्स ऑफ नंबर थे, इन लाइन थे, थोड़े कुछ जगह पे वीकनेस थी, लेकिन ठीक ठाक थे। अभी भी अगर आप लोग प्रोस्पेक्ट देखें रिलायंस बैंक का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ना, तो लग रहा है कि 26-27 में काफी रिकवरी आएगी, खास करके रिफाइनरिंग नो मार्जिन में आएगी, पेट्रोकेमिकल मार्जिन भी वो बोल रहे थे स्टेबल हो जाएगा, और खासकर से टेलीकॉम आरपू लग रहा है कि यहाँ से ग्रोथ होगी। ऑफ कोर्स प्राइसिंग में बढ़ोतरी होगी, तो बोल रहे हैं कि 10 से 13% का आप कह सकते हैं कि हाइक हो सकता है आगे जाके कुछ 3-4 महीने के बाद। इवन अगर हम लोग बात करें ग्रीन एनर्जी का भी काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स उन्हें बोले, तो उस सब ये सब एंगल देख के ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक था। ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मेंस टेलीकॉम ना उनके जियो ने वो ज्यादा दिया है, लेकिन बाकी सब मिक्स बैग रहे सेगमेंट, बट ओवरऑल आई एम पॉजिटिव। तो थोड़ा अगर यहाँ से नीचे भी आता है, आई थिंक इट विल बी अ गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म। और आगे जाके किस तरह से डीमर्जर होगा उस पर हमें खास देखना पड़ेगा। जब हम लोग एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट ऑफ कोर्स वो थोड़े प्रॉफिट बढ़े हुए थे, उसके रीजन हमको भी पता है कि वो एचडीबी फाइनेंशियल के वजह से, लेकिन उन्होंने सामने सेट ऑफ के लिए प्रोविजन अपना बढ़ा दिया। रिजल्ट ओके थे, कहे तो प्रॉफिटेबिलिटी में जंप उसके वजह से आता है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ भी अगर देखें एनआई ग्रोथ का 5.4% है, वो नॉर्मली उतना होता है इनका। सो अकॉर्डिंग टू द इनलाइन था। अगर एनालिस्ट की बात करें और हम लोग ओवरऑल नीम की भी बात करें, तो आगे जाके 3.4 3.5 के आसपास स्टेबल नीम रह सकता है। मार्जिन भी इंप्रूवमेंट ऐसा लग रहा है यहाँ जा से होगा। अभी वो जो पोस्ट मर्जर की बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, वो काफी अभी स्ट्रीमलाइन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आगे जाके भी ये जो बोनस शेयर भी इशू है, तो ये एक स्टेबल परफॉर्मेंस थी। ऑफ कोर्स लेना है तो थोड़ा नीचे आके अगर मिलता है, तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक थोड़े लंबे समय के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जो पूरा आउट परफॉर्मेंस था, आप देखिए जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट विद इन द बैंक्स। ऑलमोस्ट प्रॉफिट भी 15% बढ़ा, और मेनली वो बोल रहे हैं कि डबल डिजिट का यहाँ से लोन ग्रोथ होगा, मार्जिन स्टेबलाइज होगा, और एसेट क्वालिटी भी काफी इंप्रूवमेंट है। तो मेरे हिसाब से प्रोविजन भी अगर जिस तरह से उन लोगों ने प्लान किया, आई थिंक वो कंपेरेटिवली इन लाइन है। लोन बुक भी बोल रहे हैं कि 12% से ग्रो होगी, जो एचडीएफसी बैंक और बाकी सब ने ना इतना प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं दिए। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक इज द क्लियर विनर, लेकिन हाँ मिले जुले रिजल्ट थे, लेकिन खराब भी नहीं थे तीनों के, तो अकॉर्डिंगली आईसीआईसीआई बैंक ऑफ कोर्स विल बी द फर्स्ट वन। बंधन को लेकर आपका व्यू क्या है? नतीजों को आपने कैसे एनालाइज किया? जी अभिषेक जी, देखो बंधन बैंक का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप देखो तो प्रोविजन 119% बढ़ के 1100 करोड़ के आसपास है, और एनआई भी ऑलमोस्ट 8% ईयर ऑन ईयर डाउन है। तो अगर आप देखो ग्रॉस एनपीए ना उनका कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट 5% से बढ़ गया है। सो प्रॉब्लम ये है कि एसेट क्वालिटी का बहुत इशू बढ़ रहा है। अब मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि वो Q3 में एसेट क्वालिटी नो स्टेबलाइज होगी, और बोल रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ अभी ऑलमोस्ट डबल डिजिट में रहेगा, अराउंड 13 से 14%। लेकिन वही होता है कि रिजल्ट बाय रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस स्टॉक पे। ऑफकोर्स डिपॉजिट कुछ 16% से बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यही आता है ना कि जब आपका नेट एनपी और ग्रॉस एनपी इतना हायर लेवल पे रहता है, तो एक थोड़ा अब इंक्रीज होता है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी पूरा हिल जाता है। सो स्लिपेजेस कंट्रोल में नहीं आ रहा है वहां, और वही प्रॉब्लम है। उनको बहुत काम करना पड़ेगा, अपने क्रेडिट ग्रोथ ऑफकोर्स बढ़ाना पड़ेगा, और कासा भी देखिए आप ऑलमोस्ट 27% के आसपास है, विच इज क्वाइट लो कंपेयर टू अदर बैंक्स। सो मेरे हिसाब से बंधन बैंक इज अ कंप्लीटली नो फ्रॉम माय साइड, क्योंकि इन्होंने Q2 इतना अच्छा रिजल्ट दिए नहीं है। मेरे हिसाब से जब तक ये सब मैट्रिक जो मैंने बोले स्टेबलाइज नहीं होते, आई थिंक वन शुड अवॉइड। तपन जी, आप जरा जियो फाइनेंशियल को लेकर व्यू दीजिए। जी अभिषेक, ये देखो जियो फाइनेंशियल में आई थिंक हम लोग काफी टाइम से बात करो, मैं काफी पॉजिटिव इस स्टॉक पे, क्योंकि देखो इनके एक के बाद एक सेगमेंट ना ऑपरेटिंग हो रहे हैं। जैसे आपने बताया अभी इंश्योरेंस के लिए भी इन्होंने एलायंस के साथ टाई अप किया है, और ब्लैक रॉक के साथ ब्रोकिंग हाउस ऑलरेडी अभी ऑपरेशन आने वाले। फंड्स में अगर देखो तो ऑलरेडी आई थिंक 15 से 20 फंड, पैसिव फंड उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर रहे हैं, तो वहां तो ऑलरेडी ऑपरेशन चालू हो गया। तो आई थिंक ये कुछ 2-3 क्वार्टर में उनके काफी सारे रेवेन्यू जनरेशन वहां आने लगेंगे। अब ये स्टॉक आपको उस तरह से देखना है, कुछ 6 महीने साल का आपको देखना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि वो है ना धीरे धीरे प्रॉफिटेबली सब में आएगा। और अभी जो उनके गाइडेंस थी जियो फाइनेंशियल ने बताया कि भाई ऑलमोस्ट लैंडिंग ग्रोथ तो 20% का वो
पकड़ के चले, जो अच्छा है। ओवरऑल एयूएम ग्रोथ भी आप देख रहे हो म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा चल रहा है। और डिजिटल बैंकिंग के में भी वो बात कर रहे हैं कि वो डेटा यूज करने वाले जियो से और वहां से तो रिलायंस रिटेल से, तो वहां भी वो लैंडिंग काफी अच्छी बढ़ेगी और डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ेंगे। एसेट क्वालिटी ऑफ कोर्स धीरे धीरे हमें पता है जैसे जैसे लैंडिंग होगी कि किस तरह से रहेगी, लेकिन मुझे यहाँ पॉजिटिव ये लग रहा है कि उनके जो गाइडेंस इनिशियली उन्होंने दिया था, जो उन्होंने अपना रोड मैप दिया था, वहां वो आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से आई थिंक 1 साल बाद आप देखना कि इनकी रेवेन्यू काफी अच्छी तरह से बढ़ जाएगी और प्रॉफिट जनरेशन में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। तो अभी जो प्राइसिंग चल रहा है 318, आई थिंक 300 के आसपास है, ये लेवल पे भी आई थिंक वन शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। आई थिंक वन कैन बैट ऑन दिस। ऑफ कोर्स ये बजाज फाइनेंस का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, लेकिन आई थिंक आगे जाके कॉम्पिटिशन बढ़ेगी। लेकिन आई थिंक जियो फाइनेंशियल जिस तरह से अभी स्ट्रेचर में, जिस तरह से रोड मैप है, आई थिंक पॉजिटिव लग रहा है मुझे यहाँ से। तपन, आप किस तरह देख रहे हैं अभी मिड लेवल बैंक्स को लेके या पीएसयू बैंक्स को लेके अभी? नहीं, देखिए शरद जी, जिस तरह से ना रिजल्ट आ रहे हैं, एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो पहले से ही परफॉर्म कर, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पिछले अगर कुछ क्वार्टर के रिजल्ट देखे तो बहुत अच्छे आए थे। लेकिन जो मिड साइज बैंक है, आरबीएल, बंधन बैंक ले लो, इवन इंडसइंड बैंक भी इंक्लूड कर सकते हैं। समहाउ कहीं ना कहीं वहां कह सकते हैं एसेट क्वालिटी डिटोरेट हो रही है और एट द एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट बोल रही है, लेकिन उस तरह से ना परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सो एक्चुअली इन्वेस्टर को बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा यहाँ, और जो बैंक्स अच्छा परफॉर्म है वहां रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि काफी इन्वेस्टर नीचे फंस जाते हैं। काफी लोगों ने अभी भी इंडसइंड बैंक में या आरबीएल, बंधन बैंक में सोचा कि चलो बहुत कम प्राइस टू बुक वैल्यू में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, लेकिन फिर आप देखिए क्या होता है, वहीं के वहीं रहते हैं और 2-3 साल कुछ मूवमेंट भी नहीं आती है। तो वो आई थिंक निवेशकों को देखना चाहिए। क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं आएगा। जैसे सौरभ जी ने कहा, सर ने बोला कि नो बीएफएसआई इज अ बिग सेक्टर ऑन गोइंग और रहने वाला है, लेकिन यू हैव टू बी पिकिंग अ विनर हियर। आप ऐसे ब्लैंकेट कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आप विनर के साथ रहोगे ओवर कंपाउंडिंग रिटर्न भी मिलता है ओवर द टाइम, मैंने देखा है। सो आई थिंक आप इन्वेस्टर को देखना चाहिए। एसेट क्वालिटी खास है क्योंकि एक छोटी सी एसेट क्वालिटी में चेंज आता है 1%, 0.5%, पूरा आपका एनपीए या पूरा प्रॉफिटेबिलिटी वाइप ऑफ हो जाए। तो सिलेक्टिव अच्छे बैंक्स में रहे, सिलेक्टिव इवन एनबीएफसी में रहे। एनबीएफसी में भी अगर आप देखो तो एयू स्मॉल फाइनेंस आप देखिए किस तरह से गिरा है। वो दिख रहा है कि छोटी एनबीएफसी में अभी भी प्रेशर है, जहां जहां एमएफआई की लैंडिंग है वहां अभी भी प्रेशर हमें दिख रहा है, और वो 1-2 क्वार्टर और दिखेगी। इससे बेटर है कि जहां कह सकते हैं ग्रोथ है कंज्यूमर फाइनेंस की तरफ या क्रेडिट ग्रोथ होम लोन फाइनेंस तरफ, आई थिंक वहां कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो सिलेक्टिव पॉकेट में कीजिए, बोथ बैंक और एनबीएफसी। सेक्टर ग्रो होगा लेकिन आपको देख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मिड कैप आईटी खेमे पे आपकी क्या नजर रहेगी? जी शरद जी, अगर देखो ओवरऑल तो मैं नेगेटिव हूँ आईटी सेक्टर में, लेकिन अगर अगर प्रेफरेंस भी लें तो ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज टेक मिड कैप आईटी, क्योंकि मिड कैप आईटी जैसे आपने नाम बोला ना, परसिस्टेंट और कोफोर्ज, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और उनका अगर आप मार्जिन ग्रोथ भी देखो तो बहुत अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 40-50% मार्जिन ग्रोथ रहा है। और प्लस अगर आप मैंने देखा है कि ओवरऑल उनका जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है। और प्लस इन दोनों स्टॉक्स में फायदा ये है कि वो काफी हद तक कह सकते हैं कि एआई तरफ मूव हो रहे हैं। काफी हद तक उनके जो भी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एआई रिलेटेड ज्यादा आ रहे हैं, और उसके वजह से आप देखो एक तरह की तेज है। प्लस क्या होता है कि अगर आप स्पेसिफिक कहते हैं ना कि सेगमेंट में अगर आप हो तो उनसे फायदा होता है। तो कोफोर्ज और परसिस्टेंट दोनों स्टॉक में मैंने देखा है कि रेवेन्यू देख ले या मार्जिन देखे अच्छा खासा इजाफा हुआ है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स स्टॉक्स बढ़ चुके हैं तो वी हैव टू वेट, क्योंकि पूरा जो आईटी सेक्टर वीक है उसकी इम्पैक्ट हम दोनों स्टॉक्स में भी देख रहे हैं। आज थोड़ी रिकवरी आ रही है, तो ये स्टॉक के जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि अगर आप देखो तो उनका पी रेशियो भी देखो कंपेयर टू अगर लार्ज कैप तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना से 2 गुना है। तो यू दे हैव टू डिलीवर अ वेरी गुड रिजल्ट। सो आई बी आइंग ऑन देयर रिजल्ट, कि रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, क्योंकि यहां से शॉर्ट टर्म मूवमेंट आ सकता है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म है तो रिजल्ट आना बहुत जरूरी। नहीं तो अगर नहीं आया तो इनको भी प्रॉब्लम ये होगा कि इनका पी रेशियो वापिस डी रेटिंग होगी। सो आई बी कीपिंग आई ऑन ऑफकोर्स मिड कैप स्टॉक कोफोर्ज परसिस्टेंट, लेकिन रिजल्ट के बाद आने के बाद वन शुड टेक अ डिसीजन। यहाँ पे अगर आप सीमेंट पैक आपके पास अगर तपन होता तो यहाँ पे आप कौन से स्टॉक पे नज़र ज़्यादा रखते? ऑफकोर्स अब देखिए 2 से 3 साल में इंडस्ट्री जो है कंसोलिडेशन से भी थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, फंडामेंटल्स पे ज़्यादा नज़र आ रही है और सीजनली वीक क्वार्टर्स है, बट अगर वैल्यूएशंस अच्छे हैं तो बाई क्यों नहीं कर सकते? तपन ज़रा बताएं।
जी, अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो जो आपने स्टॉक का नाम लिया ना, अल्ट्राटेक सीमेंट मेरा हमेशा टॉप पिक रहा है, क्योंकि ना उनका जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स में परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आगे की बात करें, देखो 6-7% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर लग रहा है, सीमेंट में डिमांड भी रहेगी। ऑफ कोर्स वो जो जैसे इन्होंने बोला कि ना कि सीजनली हम लोग सोचते हैं कि मानसून वीक रहता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है। आप देखिए कि सभी सीमेंट स्टॉक में रिकवरी भी अच्छी हुई है, और प्राइस डिसिप्लिन पूरे 1-2 साल तक रहेगा। और अगर आप देखो तो इबिटा पर टर्न भी जो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो जो मैनेजमेंट ने बोला है कि वहां भी 20-30% राइस आ सकता है ओवरऑल जो लास्ट टाइम हुआ था। और एट द एंड ऑफ द डे ये सभी कंपनीज, बड़ी कंपनी जैसे अल्ट्राटेक है, वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आप देखो छोटी छोटी कंपनी को एक्वायरी कर रहे हैं, और जिस तरह से अदानी भी कर रहे हैं, यहाँ अल्ट्राटेक कर रहे हैं, तो एक तरह का कंसोलिडेशन सीमेंट इंडस्ट्री में हो रहा है। सो इनऑर्गेनिक कैपेसिटी नो काफी वो लोग ऐड करने वाले हैं कुछ 1-2 साल में, वो भी मैनेजमेंट ने बोला है। और ग्रीन एनर्जी यूसेज भी होगा, जब भी वो एफिशिएंसी की बात करें तो वो पहले मुद्दा आता है जब ये मैनेजमेंट बोलती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से आगे थोड़ा प्राइस हाइक पार्शियली होगा। तो ओवरऑल मुझे अल्ट्राटेक यहाँ से नो अच्छा लग रहा है, और जिस तरह से मार्जिन पे इंप्रूवमेंट है वो भी काबिले तारीफ है। सो ऑफ कोर्स बाय फार अगर पूरे सेक्टर की बात करें, अल्ट्राटेक विल बी माय नंबर 1 कॉल। बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आईसीसी बैंक खरीदे 1450 रुपए वाला या फिर 2000 रुपए वाला एचडीएफसी बैंक, दोनों में से बेहतर आपको यहां से क्या लग रहा है? हाँ, देखो अगर दोनों स्टॉक का मैं कंपेयर करूँ रिजल्ट और पिछले कुछ महीनों का बिहेवियर स्टॉक प्राइस हो, तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा बेटर लग रहा है। क्योंकि आप देखोगे उनका क्रेडिट ग्रोथ है ना, वो उन लोगों ने ऑलरेडी गाइडेंस दिया कि 12 से 14% होगा। और जिस तरह से उन्होंने एनआईआई पे भी ना बहुत ही कम इम्पैक्ट आ रहा है, निम में बहुत कम पे। तो हर एंगल में अगर एनपीए लेवल पे देखूँ, क्रेडिट ग्रोथ लेवल पे देखूँ, और आगे का जो गाइडेंस दिया है, आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक विल बी मच मोर प्रिफरेबल बेट। बुक साइज भी कंपेरेटिवली छोटी है, तो आई थिंक वो मैं बेटर बेट करूंगा कंपेयर टू एचडीएफसी।